शेड्स ऑफ लव दिखते हैं तुम्हारे चेहरे पर जब तुम मुझे देखती हो। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। और तुम भी तो, वो कहती तो शुभम उसकी आंखों में झांकने लगता और वो मदहोश होने लगती। सन्नाटा पसरा हुआ था उस समय, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। दोपहर बाद लोग आते हैं। पन्ने पलटने पर भी आवाज़ आ रही थी। आप क्या नर्स हैं? लगता है पढ़ने की शौकीन हैं या किसी कोर्स की तैयारी कर रही हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। इंसान को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। और फिर हमारी लाइब्रेरी में तो हर विषय से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं। किसी किताब को ढूंढने में मेरी सहायता की ज़रूरत हो तो बताइएगा। निवेदिता उस समय पुस्तक पढ़ने में इतनी खोई हुई थी कि ये सवाल सुनकर चौंक गई। उसने सिर उठाकर हैरानी से उसकी ओर देखा। एक युवक होठों पर मुस्कान लिए खड़ा था। उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। वो अवश्य ही लाइब्रेरी में काम करता होगा। उम्र होगी कोई 34-35 साल। सिर के बाल ना के बराबर ही थे। मोटे फ्रेम का चश्मा पहना हुआ था। 4 खाने वाली शर्ट और ढीली पैंट के साथ चप्पल। कुल मिलाकर एक ऐसा इंसान लग रहा था जो बस अपनी जिंदगी को घसीट रहा हो। रंग लेकिन गोरा था। निवेदिता को उसके टोकने पर पहले पहल जो खींच हुई थी वो अब गायब हो गई थी। लड़के भी इतने गोरे होते हैं? उसके मन में सवाल उठा। लेकिन उनकी रंगत में कौन ध्यान देता है? निवेदिता का ध्यान गया था हमेशा की तरह, लड़का हो या लड़की, जब भी पहली बार किसी से मिलती है रंगत पर ही ध्यान जाता है। काश वो भी किस सोच में डूब गई। मैंने आपको शायद डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, इट्स ओके। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं नर्स हूँ? निवेदिता का स्वर थोड़ा तल्ख हो गया था। सॉरी, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। वो जानती थी कि उसके मन में ख्याल क्यों आया था, पर फिर भी जानबूझकर अनजान बनी रही। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं था। हाँ, बस नर्स पहली बार किसी ने समझा था। वरना लोग पूछते थे कि बंगाली हो, या फिर समझते थे कि वो दक्षिण भारतीय है। आपके मन में कोई तो ख्याल आया होगा, तभी तो पूछा ना। वरना ऐसे ही मेरे नर्स होने की बात कैसे दिमाग में आती? कुछ मन में खटक रहा है, कुछ चुभ रहा है, तो पूछ डालिए ना। आपके चेहरे पर फैली हैरानी के भावों को देखकर तो नहीं लगता कि आपकी जिज्ञासा शांत हुई है। निवेदिता की तल्खी और बढ़ गई थी। नहीं मैडम, वो बुरी तरह से झेप गया था। बताइएगा, अगर आपको कोई किताब चाहिए होगी तो मैं मदद कर दूंगा ढूंढने में। निवेदिता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो वहाँ से चला गया और न जाने कहाँ जाकर अदृश्य हो गया। उसने नर्स क्यों समझा, ये बात भी समझ आ गई थी। ज़्यादातर नर्स दक्षिण भारतीय होती हैं या ईसाई समुदाय की। उनकी रंगत उनके वातावरण के अनुरूप होती है। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारतीय या किसी अन्य प्रांत की लड़कियों के रंग दबे हुए नहीं होते, पर आमतौर पर नर्स के प्रोफेशन में दक्षिण भारत की महिलाएं ही देखने को मिलती हैं। वजह मैं वो नहीं पढ़ना चाहती। किसी का रंग दबा हुआ है या सांवली रंगत है तो क्या, उसके गुणों को तो देखो, उसकी क्षमताओं को तो सराहो। पर हमारा समाज लड़कियों के आकाश छूने के बावजूद एक बंधी बंधाई धारणा लेकर आज भी चल रहा है। गोरा रंग मायने लड़की सुंदर है। क्या सांवली लड़की सुंदर नहीं हो सकती? उसके लिए इस तरह के सवाल नए नहीं हैं। बचपन से ही कभी व्यंग्यात्मक तो कभी आलोचनात्मक टिप्पणियां सुनती बड़ी हुई है। तेरे भाई बहन तो गोरे हैं, फिर तू सांवली कैसे है? मतलब रंग क्यों इतना दबा है? स्कूल में सहेलियां अपनी हंसी को होठों के बीच दबाए पूछती, तेरे नैन नक्श ब्राह्मणों की लड़की जैसे नहीं है। कोलकाता में पैदा हुई थी क्या? ब्राह्मण के पानी का असर दिखता है तुझ पर। कॉलेज में फ्रेंड्स बात को घुमाकर पूछती, सांवली क्यों? सीधे सीधे काली क्यों नहीं कह देती? वो मन ही मन कुड़ती सोचती, गुस्से से भरी घर लौटती।
तो माँ उसके गालों को चूमती और कहती, बोलने दे जिसे जो बोलना है, तू तो मेरी कृष्ण कली है। रंग तो शरीर का बाहरी आवरण है। अपने मन को इतना सुंदर और दृढ़ बना कि उसकी चमक से सबकी आंखें चुंधिया जाए। पापा हमेशा उसे कुछ बनने के लिए प्रेरित करते और बड़ी बहन और भाई हमारी लाडली बहन कहकर उस पर लाड़ बरसाते। परिवार की देहरी के अंदर वो सुरक्षित महसूस करती थी, अपने आत्मविश्वास को संभाल पाती थी। हालांकि रिश्तेदार मम्मी को सुनाने से चूकते नहीं थे कि न जाने निवेदिता की शादी कैसे होगी। बहुत मुश्किल होगा उसके लिए रिश्ता ढूंढना, मानो शादी ही अंतिम लक्ष्य है लड़की के जीवन का। घर की देरी से बाहर कदम रखते ही उसे पता था कि व्यंग बाण तो झेलने ही पड़ेंगे। हीन भावना ने बहुत बार उसके आगे बढ़ने के मार्ग को अवरुद्ध किया, उसके आत्मविश्वास को डिगाया। कुछ बनने की जिद के साथ संघर्ष करते हुए वो इतना तो समझ ही गई थी कि समाज गोरी चमड़ी को पसंद करता है। जो वाइट कलर इतराती लड़कियां को खूबसूरत और उस जैसी सांवली काली रंगत वाली लड़की को बदसूरत मानता है। मजे की बात तो यह है कि यह सोच तो 19वीं सदी में थी, वो 21वीं सदी में भी कायम है। जब लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुकी हैं, रंगत क्या इतनी ज़रूरी चीज़ है? कितना कुछ छीना है इस रंगत ने उससे। स्टेज पर जाने से कतराती रही, लोगों से मिलने से डरती रही, अपनी बात कहते हुए भी झिझक होती थी। सोचती है अगर शुभम उसकी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो क्या वो कभी गोरी ना होने की छटपटाहट से बाहर निकल पाती। रंगत का काबिलियत पर असर। क्या रंगत और काबिलियत पर परस्पर संबंध है? यही विषय चुना था उसने अपनी रिसर्च का। रिसर्च के दौरान वो हर तबके उम्र की लड़की और लड़कों से मिली, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों व बुद्धिजीवियों से बात की, समाज की सोच को समझा। त्वचा का रंग हमारी योग्यता को साबित नहीं कर सकता। इसी पर लेक्चर देने एक संस्था में गई थी। एक तरह से वो एक एनजीओ ही था जो लड़के लड़कियों को जीवन में तैयार होने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता था। एनजीओ का संस्थापक शुभम भंडारी भी युवा ही था। वो उसका वक्तव्य सुन अभिभूत हो गया था। मैं आपकी सोच की प्रशंसा करता हूँ और इस मुहिम में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। रंग चाहे गोरा हो या काला या सांवला, हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं कर सकता। गुण और मन की सुंदरता ही इंसान का सही आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल तो आप मुझे अन्यथा तो नहीं लेंगी। सच में मिस त्रिवेदी, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है। आपका श्यामल सौंदर्य आपको एक पहचान देता है। निवेदिता ने उसकी आंखों में झांका था। कहीं उपहास तो नहीं उड़ा रहा। वो भी शायद समझ गया उसकी आंखों की भाषा को। एकदम बोला था, यह बात मैं दिल से कह रहा हूँ, आपका मन और मान रखने के लिए नहीं। थैंक यू। निवेदिता इतना कह पाई, पर उसने अपने गालों पर एक तपिश महसूस की, लाज की लाली की तपिश। खादी का ऑफ वाइट कुर्ता और जीन्स पहनी हुई थी। उसने बाल हद से ज़्यादा घुंघराले थे, ऐसे कि उसमें किसी की उंगलियां फंस जाएं तो निकलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़े। उसके गोरे चेहरे पर टिकी आंखों में चमक थी, जिनमें से मासूमियत झलक रही थी और उसके लिए प्रशंसा का भाव था। हॉल में लगातार तालियां बज रही थीं। उसके बाद सवाल शुरू हो गए। उसने महसूस किया कि केवल वही नहीं जो रंगत की वजह से आज तक हीन भावना का शिकार रही थी, बल्कि बहुत सी लड़कियां, यहाँ तक कि लड़के भी इसका शिकार थे। उसके वक्तव्य ने उन्हें कॉम्प्लेक्स से निकालने को प्रेरित किया था। लेकिन वो जानती है कि समाज की इस बात को लेकर बनी धारणाएं इतनी आसानी से उन्हें इससे बाहर नहीं आने देंगी। शुभम से मुलाकातें होने लगीं और वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हो गया।
किसी सुकून सुकून देने वाले घने वृक्ष की तरह। वो जब भी आसपास होता, निवेदिता को लगता कि उसकी छाया उसे तीखी धूप और बारिश की तेज बौछारों से बचा लेगी। काश सबको शुभम जैसा इंसान मिल जाए। काश हर लड़की की जिंदगी में भी शुभम जैसा कोई व्यक्ति हो, जो उसे आत्मविश्वास से भर दे, जो उसे जीना सिखा दे। निवेदिता के सामने किताब खुली थी, लेकिन वो बीते समय के पन्ने पलट रही थी। उसी से मिलकर लौटी थी उस रोज। शुभम ही उसे घर छोड़ गया। जाते जाते बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू निवेदिता। उस वक्त निवेदिता को लगा था कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। प्यार हो गया था उसे शुभम से। वो भी देख रही थी कि उसकी आंखों में उसके प्रति प्रशंसा के साथ साथ प्यार के ढेर सारे रंग। हालांकि डरती भी थी, न जाने कब उसकी रंगत उनके बीच में आ जाए। आखिर समाज और परिवार का दबाव शुभम को भी तो उससे दूर कर सकता था, पर उसका डर गलत था। रंगत हार गई थी और शुभम के प्यार ने उसके जीवन में न जाने कितने रंग भर दिए थे। वो अक्सर कहता था, शेड्स ऑफ लव दिखते हैं तुम्हारे चेहरे पर जब तुम मुझे देखती हो। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, और तुम भी तो। वो कहती तो शुभम उसकी आंखों में झांकने लगता और वो मदहोश होने लगती। उस दिन कितनी देर तक शीशे के सामने खड़े हो निवेदिता ने खुद को निहारा था। तुम खूबसूरत हो। उसे लगा था जैसे शुभम की आवाज़ उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए कमरे में गूंज रही है। जब शुभम ने पहली बार ये कहा था तो निवेदिता ने हंसते हुए पूछा था, किस एंगल से मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? रंग देखा है मेरा? आबनूस की लकड़ी जैसा है। तुम्हारी रंगत पर तो कभी मेरा ध्यान गया ही नहीं। मैंने तुम्हारे मन को महसूस किया है, और उसमें जो खूबसूरती है वो मेरी रूह में उतर गई है। अगर तुम अपनी रंगत को लेकर आगे बढ़ने से घबराती हो तो समझ लो तुम खुद को अंधेरे में गुम करने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार हो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैडिस्ट किस्म के लोग ही केवल मजाक उड़ाते हैं, वरना मेरे जैसे कद्रदानों की कमी नहीं है दुनिया में। ऐसी बदली थी उसकी सोच। उसके बाद की फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी सांवली रंगत पर शुभम के प्यार का ऐसा गुलाबी रंग चढ़ा कि उसका रूप निखर गया। वो उसे रंगरेज पिया कहती। उसके साथ होती है तो गुनगुनाने लगती है, मैं तो रंग गई पिया तुम्हारे रंग में। उन्हें साथ देकर लोगों ने हंस और कौवे की जोड़ी भी कहा, पर शुभम तब उसका हाथ अपने हाथ में कस लेता और कहता, शेड्स ऑफ लव को हर कोई नहीं समझ सकता। ओह, कितना निहारोगी खुद को। फिर से शुभम की आवाज़ उसके अपने होठों से कानों को छूते हुए गूंजी तो वो चौंकी। लाइब्रेरी में लोग आने लगे थे। उसके सामने की कुर्सियां भी भर गई थीं। लाइब्रेरी से बाहर निकलने लगी तो उसी चार खाने वाली शर्ट और ढीली पैंट के साथ चप्पल पहने युवक से निवेदिता की नज़रें टकराईं। उसके पास आकर धीरे से बोली, सॉरी। निवेदिता को हंसी आ गई। अब कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। शुभम कब आएगा मिलने? रात को माँ ने पूछा। इस इतवार। फटाफट मठरी नमकीन बना लेती हूँ। तूने बताया था कि उसे बहुत पसंद है मेरे हाथ की बनी मठरियाँ, तभी तो हमेशा ले जाती हूँ उसके लिए। कहता है जब भी मठरी खाता है उसे उसकी माँ याद आ जाती है। निवेदिता बोली, माँ का ना होना टीसता है हमेशा, लेकिन उसे बता देना कि मैं हूँ उसकी माँ। अब खाना भी उसकी पसंद का ही बनाऊंगी। बता दे उसे क्या अच्छा लगता है। माँ का उत्साह छलके ही जा रहा था। ओ माँ, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं।
ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे कुछ। कैसे ना करूं ये सब? जिस इंसान ने मेरी बेटी के जीवन में रंग भर दिए हैं, उसकी आवभगत नहीं करूंगी क्या? शुक्र है उसके अंदर से यह गोरे काले का भूत तो उतरा। जीना सीख लिया है मेरी बेटी ने अब। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा। इतवार को जब निवेदिता शीशे के सामने खड़े हो तैयार होने लगी तो उसे लगा कि फिर से शुभम की आवाज़ उसके अपने होठों से कानों को छूते हुए गूंजी है। ओह, कितना निहारोगी खुद को, बहुत सुंदर लग रही हो। आई कैन सी शेड्स ऑफ लव इन योर आइज। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, शेड्स ऑफ लव, यानी प्यार के कई रंग। दोस्तों, प्यार के बहुत सारे रंग होते हैं, बस उन्हें महसूस करने की ज़रूरत होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद आ रही हैं। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को